कहीं पे कुछ डाउट है? ऐसा कोई क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पाए? 4, 5, 6। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे असाइनमेंट ओपन कर देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर पीटीआर एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। करेक्ट है? साक्षी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर्च किया आपने? यस। सिंपली हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला सर्च करना था, ठीक है। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, दैट्स इट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू, इन ब्रैकेट, 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 रेज टू N। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो हम पीटीआर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पीटीआर की जगह पे हमें क्या एक्सेप्ट करना था? पी एक्सेप्ट करना था, आर एक्सेप्ट करना था, और टी की जगह पे एन एक्सेप्ट करना था। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम ट्राई करके देखते हैं। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू एंगल्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब सिंपल जो मैथमेटिक रहता है वो क्या कहता है कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स रहते हैं उन तीनों एंगल्स की अगर आप एडिशन करोगे तो एडिशन ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यूजर से अगर आप टू एंगल्स एक्सेप्ट करते हो और आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट टू एंगल्स की एडिशन करोगे एंड 180 माइनस एडिशन ऑफ टू एंगल्स, आपको थर्ड एंगल का जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ओके साक्षी? यस। और किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन फर्स्ट असाइनमेंट? धनश्री, साक्षी, साइली, सिद्धांत? यस। कोई भी डाउट नहीं है? सिद्धांत, आज आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर ज्वाइन किया है क्या? ओके, तो प्रीवियस सेशन के रिकॉर्डिंग आपने गो थ्रू किए हैं? ओके, तो प्लीज एक बार प्रीवियस सेशंस की जो रिकॉर्डिंग है ना वो गो थ्रू कर लेना। ओके। यस। चलो डायरेक्टली 5, 6 और सॉरी 4, 5, 6 ये तीन क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ।
ठीक है। आई एम सो सॉरी, आज मुझे बहुत कॉल आ रहा है इसलिए मैंने 2-3 बार म्यूट किया। मेरी आवाज़ क्लियर है ना एवरीवन? और स्क्रीन विज़िबल है? ओके, परफेक्ट। कल जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अकॉर्डिंगली अपने फर्स्ट असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, करेक्ट है? अभी जैसे साक्षी ने कुछ डाउट्स पूछे थे 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन में। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द 4th क्वेश्चन। सो डेमो 5 डॉट फाइंड, जहाँ पे हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें अपने पास क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी। अब P मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आर मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी मतलब क्या है, टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड रहता है वो जनरली ईयर्स में रहता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स में वो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में एन बोलते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी अमाउंट हो जाती है उसके ऊपर अगले ईयर का जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रहेगा वो डिपेंड करता है। तो ऐसे कितनी बार होने वाला है, नंबर ऑफ टाइम्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स। इसलिए टी की जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट में एन ये वेरिएबल जनरली या एन ये टर्म जनरली यूज की जाती है, ठीक है। तो वहां पे अगर उन्होंने पीआरटी लिखा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू इन ब्रैकेट्स आपको आगे की कंसेप्ट लिखनी है, दैट इज 1 प्लस, और यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवीजन। सो 1 प्लस इन ब्रैकेट वी हैव टू राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो दैट हमें परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये पूरा कैलकुलेशन रेज टू, अब जब हम कहते हैं रेज टू दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करने के लिए 2 स्टार, और यहाँ पे आपको लिखना है टी। टी इज नथिंग बट दी एन, टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसकी हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमें यूजर से एक्सेप्ट करनी है, तो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द इनपुट फंक्शन। अब आप बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें फ्लोट में चाहिए या इंटीजर में लेनी चाहिए? परफेक्ट, इट शुड बी इन दी फ्लोट। पॉइंट में आंसर हो सकता है तो वी आर गोइंग टू प्रेफर दी फ्लोट ओनली। चलो, सो P इज इक्वल्स टू, एज वी ऑल नो इनपुट मेथड की हेल्प से जो भी इनपुट मिलेगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का रहेगा। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में डेटा चाहिए क्या, नहीं, फ्लोट में चाहिए, इसलिए जो भी डेटा मिलेगा वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। दैट्स व्हाई फ्लोट ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो यूजर प्रिंसिपल अमाउंट बताएगा, आर इज इक्वल्स टू अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट में हो सकता है इसलिए फ्लोट, इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूजर एंटर कर देगा, एंड टी अगेन फ्लोट, सॉरी इंटीजर, इनपुट एंटर नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कितने ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब सिंपली पी आर टी इसकी जो वैल्यूज है वो हम अपने अपने फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100। अब इन सबको मिला के डिवाइड करना है, दैट्स वाई यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दे देंगे, सो दैट सबसे पहले क्या होगी, अपनी मल्टीप्लीकेशन होगी, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 100, ठीक है।
तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अभी जो फॉर्मूला बताया, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू, इन ब्रैकेट हमें कैलकुलेशन करना है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, जो भी कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। एंड उस कैलकुलेशन के लिए रेस टू टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स हमें कर देना है। एंड इफ वी प्रिंट द आउटपुट, सो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अपनी सिंपल इंटरेस्ट का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। सेकेंड, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे। इफ वी एग्जीक्यूट दिस कोड, तो enter the principal amount, let's say 1000, rate of interest, let's say 1%, and number of years 2 years. So you can see simple interest 20 rupees और compound interest 1020 rupees. ठीक है। अब जो 6 क्वेश्चन था थर्ड एंगल के लिए, तो सिंपली वहां पे अपना, एज वी ऑल नो, एडिशन ऑफ 3 एंगल्स 180, आपके पास A1 है, आपके पास A2 है, A1 A2 इज एंगल 1 एंगल 2, इनकी जो भी एडिशन रहेगी वो एडिशन आपको 180 से माइनस करनी है टू गेट दी थर्ड एंगल। सो A3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये क्लियर है एवरीवन? ओके। अब अभी तक कल से आपने इतने सारे कोड लिखे, वो सारे कोड क्या लगता है कहाँ पे स्टोर हुए हैं? कौन से मेमोरी स्टोरेज में ये कोड स्टोर हुए हैं? यस एवरीवन। हमने 2 टाइप के मेमोरी स्टोरेज देखे थे, तो ये सारे कोड कौन से मेमोरी स्टोरेज में स्टोर हुए हैं? ओके, लेकिन सोहेल, ये कोड तो परमानेंटली स्टोर है मेरे लैपटॉप पे। अगर आप यहाँ पे 10th अप्रैल पाइथन ऑनलाइन बैच बेसिक कोर्स में जाकर देखते हो, तो यहाँ पे देखो सारे कोर्स सेव है। ये तो परमानेंट स्टोरेज हो गया ना। प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर हो सकता है क्या? जो भी कोड अभी तक हमने लिखे वो अपने हार्ड ड्राइव पे सेव है। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? ये रैम मेमोरी में कब था? जब आपने इसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद इसने आपको फिर से प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करने के लिए बोल दिया। जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लास्ट टाइम एंटर की थी वो परमानेंटली स्टोर है क्या? नहीं। तो हमने लिखा हुआ कोड परमानेंटली स्टोर है, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो रैम मेमोरी पे आ जाता है। याद है? जो डबल क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक की जगह पे रन ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। द मोमेंट वी क्लिक ऑन द रन ऑप्शन, तो अपनी जो फाइल है, अपना जो कोड है, वो पूरा कोड, ये कंसोल लेवल एप्लीकेशन कहाँ पे लोड होता है? रैम मेमोरी में। रैम पे आने के बाद हम कुछ तो डेटा स्टोर कर रहे हैं।
इफ यू रिमेम्बर मैंने कहा था रैम पे डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत है, करेक्ट। अब रैम पे जो भी डेटा आप एंटर करोगे वो टेम्पररी डेटा है, इसलिए जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करोगे आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड ये हर वक्त एंटर करने की जरूरत लगेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? परफेक्ट। अब आज का जो डिस्कशन है वो इसी पार्ट पे है। तो अभी तक हमने जितने भी कोड लिखे वो सारे कोड मतलब एप्लीकेशंस थे। तो अभी तक हमने एप्लीकेशंस बनाए क्या? तो यस, वी हैव डिजाइन्ड, वी डेवलप्ड द एप्लीकेशन। लेकिन जो एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है वो कंसोल लेवल है, वो टर्मिनल लेवल है। इसलिए अपने सामने कोई भी फ्रंट एंड अच्छा खासा यूजर इंटरफेस वगैरह ओपन नहीं हुआ। अपने सामने टर्मिनल आया, टर्मिनल पे हमने कुछ वैल्यूज एंटर किए और अपना कोड एग्जीक्यूट हो गया। सो दिस इज समथिंग इज नोन एज कंसोल लेवल एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंसोल लेवल एप्लीकेशन बना। इट डजेंट मैटर इट इज कंसोल लेवल और वेब बेस वगैरह, हमें मैटर क्या करता है कि हमने एप्लीकेशन डिजाइन किया। जो भी एप्लीकेशन हमने डिजाइन किया है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव होगा? आपके इस हार्ड डिस्क पे, करेक्ट है। हार्ड डिस्क पे आपका ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन स्टोर होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, एप्लीकेशन की साइज बढ़ा देते हैं। चलो, हार्ड डिस्क पे ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज डेमो वन। देन आपका सेकेंड एप्लीकेशन है लेट्स से डेमो टू। तो अभी तक हमने दो एप्लीकेशन बनाए, डेमो वन, डेमो टू। जैसे ही डेमो वन का जो कोड है वहां पे रन ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, तो रन ऑप्शन पे क्लिक करते ही हार्ड डिस्क पे जो आपका कोड है वो कोड कहाँ पे लोड होगा? आपके रैम मेमोरी में। समझ में आ रहा है? ये जो डेमो वन है वो कहाँ पे लोड होगा? आपके इस रैम मेमोरी में। अब डेमो वन इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ मेमोरी की जरूरत है, सो दैट इस एप्लीकेशन में जो डेटा मुझे नेसेसरी है, जो ऑपरेशंस मुझे एग्जीक्यूट करने, उसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाए, करेक्ट है। तो रैम पे जब आप हम कहते हैं कि डेमो वन ये कोड या ये एप्लीकेशन लोड हुआ, तो जैसे ही रैम पे अपना कोई भी एप्लीकेशन लोड होता है तो अपने एप्लीकेशन को जो मेमोरी एलोकेट होती है उस मेमोरी का एक बाइफरगेशन किया जाता है। और वो कैसे? लेट्स सी। तो हमें जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक 2 मिनट में ये ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। हमें जो भी मेमोरी एलोकेट होती है वो मेनली टू पार्ट्स में एलोकेट होती है, जैसे मैंने अभी कहा। उसके जो दो मेन पार्ट्स है, फर्स्ट इज कोड सेगमेंट। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है कोड सेगमेंट और सेकेंड पार्ट को कहा जाता है डेटा सेगमेंट। जब अपना एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होता है तो रैम पे लोड होने के बाद हमें जो मेमोरी एलोकेट होती है अपने एप्लीकेशन को उसे मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। अब ये जो डेटा सेगमेंट का पार्ट है, अगेन इस डेटा सेगमेंट के पार्ट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इट इज नोन एज स्टैक, दिस इज नोन एज ग्लोबल and static, and third part is known as heap. Stack, global and static and heap. So हमें जो मेमोरी एलोकेट हुई रैम पे उसके मेनली दो पार्टीशन, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, और डेटा सेगमेंट के तीन पार्टीशन दैट इज स्टैक फ्रेम, ग्लोबल एंड स्टैटिक एंड हीप मेमोरी। ये तीनों पार्ट्स क्लियर हैं? अब एग्जैक्टली exactly इसका यूज होता कैसे है वो देखते हैं। ओके,
टेस्ट। जो सिंपल कोड हम अभी तक कर रहे थे दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, करेक्ट है? तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में हम हमेशा लिख रहे थे a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20, करेक्ट? एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है तो हमने दो नंबर ले लिए, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। अभी के लिए आपका ये ग्लोबल एंड स्टैटिक साइड में रहने दो, अभी हमें ग्लोबल एंड स्टैटिक को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो अभी मेन फोकस है वो है हीप मेमोरी पे, इसलिए मैंने उसे एक्स्ट्रा जगह एलोकेट कर दी। अब जो अपना काम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टैक फ्रेम और हीप मेमोरी, इन दोनों पे ही रहने वाला है। द मोमेंट वी राइट a इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो 10 डेटा है, तो 10 ये डेटा आपकी हीप मेमोरी में स्टोर होता है। इस डेटा का कुछ तो एड्रेस रहता है समथिंग 100, और ये जो एड्रेस है वो हम a वेरिएबल की हेल्प से स्टोर करते हैं। और a वेरिएबल कहाँ पे प्लेस होता है? आपकी स्टैक फ्रेम में। सो a वेरिएबल में एड्रेस रहेगा आपकी 10 इस वैल्यू का, एंड a विल पॉइंट टू दैट एड्रेस। देन जैसे ही हमने लिखा b इज इक्वल्स टू 20, तो अगेन यहाँ पे 20 ये डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी जिसका एड्रेस है समथिंग 200, और अपना b वेरिएबल रहेगा स्टैक फ्रेम पे, और यहाँ पे b विल होल्ड द एड्रेस ऑफ 20। जैसे ही आप लिखते हो सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो इंटरनली a मतलब 10, b मतलब 20, सो a प्लस b दैट इज 10 प्लस 20, आंसर इज 30। ये 30 अपने मेमोरी में स्टोर हो जाता है। 30 का कुछ तो लोकेशन भी रहता है समथिंग 300, ओके? लेकिन अगर आप ये 300 लोकेशन यूजिंग वेरिएबल स्टोर नहीं करोगे तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते। दैट्स वाई जो भी एडिशन है, जो भी कैलकुलेशन है, वो हम हमेशा यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर किसी तो वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अब इस सम वेरिएबल को अगेन मेमोरी एलोकेट होगी आपके स्टैक पे। सम में सम इज इक्वल्स टू जो आंसर मिला दैट इज 30, इसका जो एड्रेस है दैट इज 300, वो 300 आपके सम वेरिएबल में स्टोर रहेगा, एंड सम वेरिएबल विल पॉइंट टू दी 300 लोकेशन। समझ में आ रहा है? इंटरनली अपना मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ये क्लियर है एवरीवन? अब अगर आपने सम के बाद लिख दिया a इज इक्वल्स टू 50, a इज इक्वल्स टू 50 अगर आप लिखते हो तो कभी भी 100 लोकेशन पे 10 की जगह पे 50 नहीं होता है। 50 के लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, ये है 50, इसका एड्रेस है समथिंग 500। तो अब a इज इक्वल्स टू 50 लिखा है तो 50 का जो एड्रेस है दैट इज 500, वो आपके a वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो a वेरिएबल में अब एड्रेस रहेगा 500, एंड a विल पॉइंट टू दी 500 लोकेशन। अब आपके इस 100th लोकेशन को कोई भी पॉइंट कर रहा है क्या? तो नहीं। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अपनी ये मेमोरी डायग्राम तो फुल हो गई। ये जो 10 है ना वो अपना गार्बेज कलेक्टर आता है और उस मेमोरी को क्लीन करके जाता है। मतलब होता क्या है, अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिस डेटा को कोई भी वेरिएबल पॉइंट ही नहीं कर रहा, जैसे कि 100 लोकेशन को कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा, तो अपना गार्बेज कलेक्ट इस डेटा को एज अ गार्बेज ट्रीट किया जाता है। डेटा ऐसा लोकेशन जिसे कोई भी वेरिएबल पॉइंट नहीं कर रहा है, उस डेटा को एज अ गार्बेज ट्रीट किया जाता है। तो अपना गार्बेज कलेक्टर आता है और उस मेमोरी को खुद से ही फ्री करके चला जाता है। तो वो मेमोरी हम रीयूज करते हैं सोहेल। ओके।
तो यहाँ पे पॉइंट करके लिख दो, नो वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस डेटा, so this memory will get clear will get cleared by garbage collector, GC garbage collector। अगर रीयूज कैसे करते हैं, अगर आपको रीयूज करना है ना तो आपको पहले ही वो डेटा स्टोर करके रखना होगा, वही अभी बता रही हूँ कैसे। ठीक है, सो ऐसे भी हो सकता है, आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड अगेन आप लिख रहे हो c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब ये जो पाइथन है ना, तो पाइथन में मेमोरी एलोकेशन में थोड़ा सा अपना जो कंपाइलर है, अपना जो इंटरप्रेटर है, देखने वाले आज हम पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है या कंपाइलर यूज होता है। बेसिकली पहले तो ये देखना है कि इन्हें यूज क्यों करना है, तो एक एक चीज कवर करेंगे। लेकिन पाइथन में जो भी यूज होता है वो थोड़ा सा मेमोरी एलोकेशन के लिए कंजूसी करता है। कैसे, वो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो 10 ये डेटा स्टोर करने के लिए हीप पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसका बेस एड्रेस है 100, तो स्टैक पे जो a वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर होगा 100 लोकेशन, सो a विल पॉइंट टू दी 100 लोकेशन। देन यहाँ पे है b वेरिएबल, अगेन वी आर राइटिंग b इज इक्वल्स टू 20, तो 20 ये डेटा स्टोर होने के लिए, करने के लिए हीप मेमोरी पे हमें मेमोरी एलोकेट होगी समथिंग एट 200 लोकेशन। तो b वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होगा 200, इट विल पॉइंट टू दी 200 लोकेशन। फिर से मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू 10। अब पाइथन में ऑलरेडी हमने 10 स्टोर किया है, तो फिर से 10 डेटा स्टोर करने के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। सिर्फ आपके स्टैक फ्रेम पे c वेरिएबल में अपने ऑलरेडी स्टोर 10 वैल्यू का जो एड्रेस है दैट इज 100 वो आ जाएगा एंड c विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आफ्टर दैट इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल्स टू लेट्स से 30, अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 30, तो अगेन यहाँ पे 10 है 20 है, 30 कहीं पे भी स्टोर है क्या, तो नो। अब 30 स्टोर होने के लिए, करने के लिए यहाँ पे अलग से मेमोरी एलोकेट होगी समथिंग एट 300 लोकेशन। अब a वेरिएबल में पहले 100 लोकेशन था, वो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300 लोकेशन एंड a विल पॉइंट टू दी 300 लोकेशन। अब ऑलरेडी c 100 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो इस मेमोरी को हमने उस डेटा को हमने रीयूज कर लिया, वो डेटा अब कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला वाला पॉइंट क्लियर है, ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगी अगर उनमें सेम डेटा स्टोर है तो। एवरीवन, हाँ, और किसी को कुछ डाउट है? सोहेल, डाउट क्लियर हो गया आपका? यस, वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ये क्लियर है। परफेक्ट। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे तमिल में बात करना अगर स्टार्ट कर दूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ? अगर मैंने तमिल में या जर्मन में यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपको समझ में आएगा या नहीं? नो, क्यों? ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, लैंग्वेज नहीं जानता तमिल।
सीखा नहीं है जर्मन। परफेक्ट, लैंग्वेज बैरियर है, करेक्ट। ये हमने कभी सीखी नहीं है, आप बोल रहे हो तो ट्रांसलेटर की जरूरत है। क्या लगता है लैपटॉप को, आपका जो कंप्यूटर है उसे कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? परफेक्ट सिद्धांत। बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 1-0 फॉर्मेट में जो लैंग्वेज रहती है, वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर को समझ में आती है। अभी जो आपने कोड लिखा है वो कौन से लैंग्वेज में है? ये जो कोड आपने लिखा वो कौन से लैंग्वेज में है? पाइथन। परफेक्ट। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज लो, वो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज लो, करेक्ट। हाई लेवल लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम, हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है। बेसिकली कैन वी से कि भाई ये सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश अलाइक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश जैसी ही बात करती है, करेक्ट। पहले जो असेंबली लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश जैसे ही थी। अभी पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, सी लो, सीपीपी लो, जावा लो, कोई भी लैंग्वेज लो, सारे जो लैंग्वेजेस है वो इंग्लिश अलाइक है। तो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेजेस और बाइनरी लैंग्वेजेस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है ये समझ में आ रहा है? इंग्लिश अलाइक और एक तरफ है बाइनरी। बाइनरी मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का फॉर्मेट। इंग्लिश अलाइक मतलब हम कोई भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, असर्ट यूज कर रहे हैं, इफ एल्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो कैसे, मतलब आपके कंप्यूटर को ये इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज समझ में आएगी क्या? अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा जर्मन में जो मैं बात कर रही हूँ, तो अपने कंप्यूटर को समझ में आ सकता है क्या? व्हाट यू थिंक? नहीं आएगा। परफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी जरूरत है? ट्रांसलेटर की, जो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज को बाइनरी में ट्रांसलेट कर सके, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? ट्रांसलेटर की। अब अपने पास ना दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज नोन एज कंपाइलर, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज नोन एज इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब इन दोनों टाइप के ट्रांसलेटर्स को आपने कभी ना कभी एटलीस्ट मूवीज में तो देखा ही होगा। कंपाइलर क्या कहता है कि आप, मतलब लेट्स से कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, मोदी जी ने किसी तो दूसरे ही लैंग्वेज में भाषण दे दिया, या फिर मोदी जी ने यूएस में जाकर हिंदी में भाषण दिया, वो भी यूएसए के लोगों को, तो ऑब्वियस है कि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो मोदी जी पूरा भाषण पहले कर लेंगे, जो भी स्पीच देना था वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनका जो ट्रांसलेटर है वो लाइन 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक जो भी लाइंस आपके मोदी जी ने बताए हैं, जो भी लाइंस मोदी जी ने कहे हैं, वो सारे लाइंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहां के लोगों को बताएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? पहले मोदी जी पूरा भाषण कर लेंगे, उसके बाद उनका ट्रांसलेटर वो पूरा भाषण दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा। दूसरा आता है इंटरप्रेटर। अब ये जो इंटरप्रेटर टाइप का ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, मोदी जी को बोलता है आप एक लाइन बोलो। जैसे ही मोदी जी की एक लाइन कंप्लीट होती है, उनका ट्रांसलेटर वही लाइन लोगों को ट्रांसलेट करके बताता है। फिर मोदी जी दूसरी लाइन बोलेंगे, वो दूसरी लाइन ट्रांसलेट करेगा। मोदी जी तीसरी लाइन बोलेंगे, वो तीसरी लाइन ट्रांसलेट करेगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली आपका जो कंपाइलर है वो एट अ टाइम पूरा कोड ट्रांसलेट करता है, मतलब एट अ टाइम पूरा कोड कंपाइल करता है, दैट इज ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इट ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन। डिफरेंस क्लियर है? ट्रांसलेट कंप्लीट कोड एट वंस,
इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन, ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन। अब ये देखना है कि ये तो समझ में आ गया कि दो टाइप के ट्रांसलेटर है, एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर पूरा कोड एट ए टाइम ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेटर पूरा कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते जाए। अब ये सारे कोड इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में है, और वो कौन से टाइप में ट्रांसलेट कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली वो बाइनरी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखनी है कंपाइलेशन प्रोसेस। अभी तक हम जो बोल रहे हैं कि कोड एग्जीक्यूट होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है, तो कोड एग्जीक्यूट होता है मतलब एग्जैक्टली क्या? तो आपने एक सोर्स कोड लिखा है, जो भी कोड हम लिखते हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड। तो मैंने अभी एक सोर्स कोड लिखा, लेट्स से सोर्स डॉट पाई। ठीक है, पाई क्यों? बिकॉज पाइथन का कोड है तो एक्सटेंशन शुड बी पाई, सोर्स डॉट पाई। अब यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है वो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में है। इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज अपने कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, तो ये जो इंग्लिश अलाइक कोड है वो जाता है कंपाइलर के पास। वो कहाँ पे जाता है? आपके कंपाइलर के पास। तो सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर आपके इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। तो आप लेकर गए थे सोर्स कोड की फाइल जो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में थी, जैसे ही वो फाइल कंपाइलर के थ्रू पास होगी आपको मिलेगी बाइनरी कोड की फाइल। आपको क्या मिलेगी? बाइनरी कोड की फाइल। अब बाइनरी कोड के फाइल में आपने लिखा हुआ पूरा कोड 0 1 के फॉर्मेट में लिखा होता है। अब जब हम कहते हैं कि आपने कोड एग्जीक्यूट किया, तो आप कभी भी सोर्स फाइल एग्जीक्यूट करते हो क्या? नहीं, कभी भी सोर्स फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? अपनी बाइनरी कोड की फाइल। इवन जो आप वर्ड यूज करते हो ना, तो वहां पे भी आप क्या यूज कर रहे हो? कौन सी फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो? ये बाइनरी फाइल ही एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेट्स से यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन में इस वर्ड पे क्लिक करो, राइट क्लिक, और प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो टारगेट है, इस टारगेट को मैं कॉपी कर रही हूँ आपके नोटपैड पे टू शो यू। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो, winword.exe। जो भी अपनी बाइनरी कोड की फाइल्स रहती है उनका एक्सटेंशन होता है .exe। exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल। exe स्टैंड्स फॉर व्हाट? एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब विंडोज में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स चलती है, मतलब .exe फाइल्स। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जनरली एक्सटेंशन .out रहता है। लिनक्स और अपनी मैक ओएस और लिनक्स में जो भी बाइनरी फाइल्स रहती है उनका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .out। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? तो बाइनरी कोड के फाइल को ही क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, और हम हमेशा इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं, और रन करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है। ओके, क्लियर है एवरीवन? अभी तक हम जो भी कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे वो कितने प्रोसेसेस से जा रहा था इंटरनली, वो क्लियर है? ओके, अभी जो मैंने बताया वो था कंपाइलेशन प्रोसेस। अगर कंपाइलर है तो कंपाइलर आपके पूरे सोर्स कोड को लेगा, एक साथ पूरा कन्वर्ट करेगा, पूरा कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल देकर उसका आउटपुट देगा। कंपाइलर की जगह पे अगर इंटरप्रेटर होता तो वो क्या करता? सोर्स कोड से पहले एक लाइन उठाता, उसे ट्रांसलेट करता, आउटपुट बताता, सेकेंड लाइन उठाता, कंपाइल करता मतलब कन्वर्ट करता, रन करता, आउटपुट देता। सो बेसिकली कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, प्रोसेस सेम रहेगी, बस कंपाइलर एट अ टाइम पूरा कोड ट्रांसलेट करता है,
इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब कंपाइलर की हेल्प हमें कैसे होती है? तो कंपाइलर आपका जो पूरा कोड है वो एट अ टाइम कंपाइल कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये है आपकी लाइन 1, 2, 3, ऐसे ही आप आ गए फॉर एग्जाम्पल 450 नंबर के लाइन पे, देन यहाँ पे है 460, 495 एंड यहाँ पे 500, ठीक है। तो ये 500 लाइन का कोड है। अब 500 लाइन के कोड में आपकी जो यहाँ पे 414 लाइन, ये लाइन ऐड करती हूँ, आपकी ये जो लाइन है 450, तो 450 नंबर के लाइन पे एरर है। इस लाइन पे एरर है, इसीलिए मैंने वहां पे पिंक कलर दे दिया, ठीक है। 450 लाइन पे अपनी जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने वहां पे उससे रेड पॉइंट कर दिया है, तो 450 नंबर के लाइन पे एरर है। अगर आप ये कोड कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट करने जाते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरा कोड ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेट करते वक्त ही आपके कंपाइलर को पता चल जाता है कि 450 नंबर की लाइन पे प्रॉब्लम है, पता चल गया। तो अब आपका कंपाइलर क्या कहता है, पहले आप इस 450 नंबर के लाइन पे जो एरर है उसे सॉल्व करो, उसके बाद ही आपको बाइनरी कोड की फाइल मिलेगी। जब तक आपका कोड एरर फ्री नहीं होता है, कंपाइलर आपको बाइनरी फाइल नहीं देगा, आपको बाइनरी कोड की फाइल नहीं मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले आपके कोड के सारे एरर्स निकालो, तभी आपको बाइनरी कोड की फाइल मिलेगी। और जब तक आपको बाइनरी कोड की फाइल नहीं मिलती, ऑब्वियसली आप कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इंटरप्रेटर भाई साहब ऐसे नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 49 तक जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। पहले लाइन नंबर 1 उठाएगा, कंपाइल करेगा, रन करेगा, आउटपुट देगा। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ऐसे अप टू कहां तक जाएगा, 449 इस लाइन तक। तो 1 से लेके 449 तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों स्टॉप करूं, वन बाय वन लाइन उठाऊंगा, मैं उसे कंपाइल करूंगा और जो भी आउटपुट है उस लाइन का वो बता दूंगा। लेकिन जैसे ही इंटरप्रेटर भाई साहब लाइन नंबर 450 पे पहुंच जाते हैं, वहां पे उन्हें दिखता है एरर। अब एरर आने पे वो वहीं पे स्टॉप हो जाते, वो कहते हैं लाइन नंबर 450 पे एरर है, एरर सॉल्व करो। एरर के बाद जो भी कोड है उस कोड को आपका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उस एरर को सॉल्व नहीं करते हो। समझ में आ रहा है? कंपाइलर पूरा कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, क्योंकि एरर है तो अपनी बाइनरी फाइल ही रेडी नहीं होती। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी वजह से जितना कोड एरर फ्री था उतना कोड इजीली एग्जीक्यूट होगा, जो भी आउटपुट है वो आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही एरर आता है, एरर आने के बाद आपका कोड का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्लियर है एवरीवन? अब अपना पाइथन कंपाइलर यूज करता है या इंटरप्रेटर? ये आपसे क्वेश्चन है। अपना पाइथन कंपाइलर यूज करता है या इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर, ओके। इंटरेस्टिंगली पाइथन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है, ओके। सो पाइथन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो पाइथन में एग्जैक्टली होता क्या है? पाइथन में आपके पास सोर्स कोड की फाइल रहेगी,
ये है आपका सोर्स कोड। सो सोर्स डॉट फाइल, ये जो सोर्स कोड की फाइल है ये सबसे पहले जाएगी आपके कंपाइलर के पास। यहाँ पे है आपका कंपाइलर। सोर्स कोड की फाइल कंपाइलर के पास जाएगी, कंपाइलर से पास होके आपको एक न्यू फाइल मिलेगी एंड दैट फाइल इज नथिंग बट दी बाइट कोड। बाइनरी कोड नहीं, इट इज नोन एज बाइट कोड। सोर्स कोड की फाइल आ गई कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने आपको क्या दिया, बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड की फाइल है वो जाती है इंटरप्रेटर के पास। बाइट कोड की फाइल आएगी इंटरप्रेटर के पास, फिर आपका इंटरप्रेटर आपको क्या देता है, बाइनरी कोड। बट एज वी ऑल नो बाइनरी कोड हमें मिलेगा लेकिन कैसे फॉर्मेट में, लाइन बाय लाइन। क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटरप्रेटर की हेल्प से कुछ तो इंटरप्रेटर की हेल्प से जो भी बाइट कोड आया है, बाइट कोड की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके मिलेगी बाइनरी कोड में, and obviously we are going to execute the binary file and we are going to get the output। समझ में आ रहा है एवरीवन? परफेक्ट। अब ये सब करने का रीजन क्या है, तो अपने जो बाइनरी कोड्स रहते हैं, तो सिद्धांत के लैपटॉप में किया हुआ कोड का जो भी कोड लिखा है उसका बाइनरी कोड, और मैंने अपने लैपटॉप पे क्रिएट किया हुआ बाइनरी कोड, हमारे पाइथन के जो सोर्स कोड है वो सेम है, सिद्धांत का भी और मेरा भी। लेकिन अगर आप सिद्धांत के लैपटॉप पे रेडी हुआ बाइनरी कोड देखोगे और मेरे लैपटॉप का बाइनरी कोड देखोगे तो वो डिफरेंट रहता है। दोनों भी पाइथन में ही कोड कर रहे हैं क्या, यस। दोनों भी वीएस कोड यूज कर रहे हैं क्या, यस। लेकिन फिर भी सिद्धांत के मशीन पे जो बाइनरी कोड है और मेरे मशीन पे जो बाइनरी कोड है वो दोनों डिफरेंट रहते हैं। सो बेसिकली अपने जो बाइनरी कोड्स है वो सिस्टम डिपेंडेंट, लैपटॉप आपका जो कंप्यूटर है, आपकी जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हर एक सिस्टम पे बाइनरी कोड जनरली डिफरेंट डिफरेंट रेडी होते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि मैं कभी भी अपनी बाइनरी कोड की फाइल किसी को दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे सिस्टम की बाइनरी कोड की फाइल साक्षी के सिस्टम पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, एरर आएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी सोर्स कोड की फाइल साक्षी को देनी होगी। जब मैं साक्षी को सोर्स कोड देती हूँ तो साक्षी वो सोर्स कोड एग्जीक्यूट करेगी, उसे आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना सोर्स कोड देती हूँ तो मैं अपना कोड एक्सपोज कर रही हूँ साक्षी को, सिद्धांत को। क्या लगता है आप अपना, आपने खुद से डिजाइन किया हुआ कोई भी एप्लीकेशन उसका कोड ऐसे इजीली एक्सपोज करोगे किसी को? आपको क्या लगता है आप एक्सपोज करोगे या नहीं? ऑब्वियसली नॉट, राइट। वी आर नॉट दी जावा। मतलब जावा जिन्होंने भी डेवलप किया वो बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया कोड, ओपन सोर्स बना दिया। जिन्होंने अपनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए वो लोग बहुत बढ़िया थे, उन्होंने उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ओपन सोर्स रख दिया। ओपन सोर्स मतलब क्या, ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनका कोड, जो प्रोग्राम किया हुआ कोड है वो कोड हम सबको इजीली अवेलेबल होता है, हम सब उस कोड को देख सकते हैं। दैट इज समथिंग नोन एज ओपन सोर्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स थी क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी ओरिजिनल कोड है वो हम देख सकते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जावा का, जावा की कोई भी लाइब्रेरी आप ओपन करो, हर एक लाइब्रेरी में आपको जावा के सारे कोड्स इजीली अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो हम इतने दिलदार नहीं है कि हम अपने एप्लीकेशन को ओपन सोर्स बना दे और सबको उसकी डायरेक्टली सोर्स कोड की फाइल ही दे दे। अब सोर्स कोड की फाइल देंगे तो प्रॉब्लम है, बाइनरी कोड की फाइल दे नहीं सकते, इसलिए मिडल वे क्या फाइंड आउट किया, बाइट कोड ढूंढ निकाला। तो सोर्स कोड की फाइल पहले तो बाइट कोड में कन्वर्ट होगी। अब बाइट कोड जो है वो बाइट कोड मैं अपना बाइट कोड सिद्धांत को दे सकती हूँ,
सिद्धांत मेरे कोड का बाइट कोड अपने मशीन पे, अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग इंटरप्रेटर और उसको आउटपुट मिल जाएगा। अब बाइट कोड में टेढ़े मेढ़े कुछ तो लेटर्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली सिद्धांत साक्षी उसे रीड नहीं कर पाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या लिखा है मैंने। तो मेरा कोड भी एक्सपोज नहीं हो रहा है, करेक्ट, सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है, और प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है ट्रांसलेटिंग के वक्त, बिकॉज ऑफ बाइट कोड। तो ये सिस्टम क्यों आई, ये क्लियर है। So bytecode is like a general language या यूनिवर्सल लैंग्वेज, सॉरी, यूनिवर्सल लैंग्वेज। कैसे? अगर हम यूनाइटेड नेशंस के समिट में बैठे हैं, 193 कंट्रीज वहां पे है, 193 कंट्रीज एक दूसरे मतलब अपने रिमेनिंग सारे कंट्रीज के साथ एक दूसरे के साथ बात करने वाले, तो हर एक कंट्री को मल्टीपल ट्रांसलेटर लेकर जाने की जरूरत लगती। लेकिन हर एक कंट्री ने क्या चूज किया, हम एक ही ट्रांसलेटर लेकर जाएंगे जो जिसे इंग्लिश समझ में आती है। तो मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं तो अपना ट्रांसलेटर वो चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। किसे? जापानीज ट्रांसलेटर को। जापानीज जो ट्रांसलेटर है उसे इंग्लिश समझ में आती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे। जापानीज ट्रांसलेटर उसे जापानीज में ट्रांसलेट करेगा। उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली अपना बाइट कोड, आप किसी भी लैंग्वेज को लेकर आओ, बाइट कोड में कन्वर्ट करो। मैं किसी भी सिस्टम में जाता हूँ तो उन्हें बाइट कोड आता है, वो मेरे बाइट कोड की हेल्प से बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। खूप जड झालं का? धनश्री, सायली, सिद्धांत, साक्षी। नो। सोहेल, सोहेल कल कहाँ थे आप? चलो, तो अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस और मेमोरी एलोकेशन, ये दोनों चीजें सबको क्लियर है। इसे कहा जाता है मेमोरी डायग्राम। ओके। अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, अच्छा, ओके, अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, एरर आता है, तो जनरली मैं आपको कहूंगी प्लीज ड्रॉ दी मेमोरी डायग्राम। ठीक है। तो मेमोरी डायग्राम की हेल्प से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है कि एग्जैक्टली फ्लो कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं, एरर क्यों आ रहा है। पहले तो ये मेमोरी डायग्राम सबको नोट करनी है। जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, फिर मैं स्क्रॉल कर। मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद डी फॉर डन टाइप करो, और जो नीचे एक मेमोरी डायग्राम हमने ड्रॉ की थी मेमोरी एलोकेशन वाली, वो भी ड्रॉ कर लेना रेफरेंस के लिए। तो आगे जहां पे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पे वो यूज में आ जाएगी।
ओके धनंजय, ओके सोहेल। हम्म, ओके साक्षी। ये साक्षी। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो देख लिए, राइट? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। वैसे आपने ट्राई किया है या नहीं? वो सारे ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करके देख लिए एवरीवन? मैंने आपको बताया था सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट करके देखो। ट्राई किए हैं या नहीं? यस, नो, रिप्लाई दो। सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रही हूँ मैं। वो थोड़े से ही है धनश्री, वो सारे हो जाने चाहिए थे ना। उसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने कर ही लिया था। आपको सिर्फ क्या देखना था? फ्लोर डिवीजन, मॉड एंड एक्सपोनेंशियल।
करेक्ट। चलो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्योंकि उसके बेसिस पे मुझे आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। चलो। 6.5। सिंपल हमें फ्लोर डिवीजन, डिवीजन और मॉड ऑपरेटर इन तीनों की हेल्प से कुछ चीजें समझनी है कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स से ए वेरिएबल की वैल्यू है 23, बी वेरिएबल की वैल्यू है 7, ठीक है। सो एज वी ऑल नो 23 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, करेक्ट। 23 7 से डिविजिबल है क्या? 23 7 से डिविजिबल है क्या? डिविजिबल मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है। तो 23 7 से डिवाइड होता है क्या कंप्लीटली? आई एम सो सॉरी, लेकिन हमें इतनी बेसिक मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी। सो इफ आई राइट रिजल्ट 1 इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, मैंने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया है दिस इज नथिंग बट द ट्रू डिवीजन ऑपरेशन ऑपरेटर, ठीक है। देन रिजल्ट 2 इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे मैं डिवीजन का ऑपरेटर 2 टाइम्स दे रही, बीच में स्पेस नहीं देनी है। ये जो दो डिवीजन के ऑपरेटर्स है इसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। एंड रिजल्ट 3 इज इक्वल्स टू ए मॉड बी। अब ए मॉड बी का काम क्या है? तो मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं ए की वैल्यू को बी से डिवाइड करती हूँ तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो मुझे मॉड ऑपरेटर की हेल्प से मिल जाएगा। तो मॉड ऑपरेटर मुझे देता है रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर हमें देता है कोशेंट, ठीक है। और ट्रू डिवीजन ऑपरेटर हमें देता है फाइनल आउटपुट, डिवीजन आउटपुट, ठीक है। अब डिवीजन आउटपुट, कोशेंट, रिमाइंडर, इसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। पहले तो इन सारे वैल्यूज को मैं प्रिंट कर देती हूँ। प्रिंट रिजल्ट 1 स्पेस रिजल्ट 2 स्पेस रिजल्ट 3। ये तीनों रिजल्ट में यहाँ पे एक ही लाइन पे कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में प्रिंट कर देते, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया, जो ट्रू डिवीजन का ऑपरेटर हमने यूज किया था डिवीजन, यहाँ पे आंसर मिल गया 3.28 समथिंग। फ्लोर डिवीजन में आंसर मिल गया 3। और थर्ड जो मॉड ऑपरेटर है वहां पे हमें आंसर मिल गया 2। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सो सिंपल डिवीजन हो रही है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। स्कूल में हम एक डिवीजन करते थे इस तरीके से, याद है? 7 23, as we know 7 3s are 21, so 7 3s are 21, 23 minus 21 आंसर विल बी 2। तो इस 3 को हम कहते थे कोशंट, इस 2 को हम कहते थे रिमाइंडर। ये याद आया? यस और नो? यस। अब थोड़े से बड़े हो गए और फिर हम चीजें कुछ इस तरीके से लिखने लगे, 23 और यहाँ पे 7, और फिर हम यहीं पे लिखते थे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहीं पे हम देते थे पॉइंट और आगे का ऑपरेशन लिख देते थे, याद है? फिर 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर आ गया, 6 के आगे 0 लगा दिया, ठीक है। देन 6 8 जा 54 बोल के तो 3.28 समथिंग लिखने लगे। ये जो आंसर हम पॉइंट में निकाल रहे हैं, ये आंसर आपको मिलता है यूजिंग ट्रू डिवीजन ऑपरेटर।
इसलिए मैंने कहा डिवीजन आउटपुट। ये जो कोशंट है वो आपको मिलता है यूजिंग फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, और ये आपको मिलता है यूजिंग मॉड ऑपरेटर। समझ में आ रहा है एवरीवन? रोल ऑफ ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड। फ्लोर डिवीजन, मॉड, ट्रू डिवीजन, ये तीनों क्लियर है? अब इसकी जरूरत हमें कहाँ पे लगने वाली है? तो जो नेक्स्ट टास्क हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो है सम ऑफ डिवीजन, सॉरी आई एम सो सॉरी, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर वो है सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब क्या? मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 253, नंबर है 253। तो सम ऑफ डिजिट मतलब इस नंबर के हर एक डिजिट को मुझे सेपरेट करना है और उनकी एडिशन, जैसे कि 2 + 5 + 3 दैट इज 10। मुझे ये टास्क एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? परफेक्ट। अब इसके लिए मुझे यहाँ से एक एक डिजिट सेपरेट करना होगा। 2 अलग करो, 5, 3, ये तीनों भी नंबर सेपरेट करने होंगे। इन्हें सेपरेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दी फ्लोर डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर। अब ये दोनों हमारी हेल्प कैसे करेंगे? तो फ्लोर डिवीजन हमें क्वोशंट देता है, मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो लास्ट डिजिट है वो आपको एज अ रिमाइंडर मिल जाता है, वो छोड़ के जो भी नंबर्स है वो आपको एज अ क्वोशंट मिल जाते हैं। सिंपल है। 253 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे? 10 × 2 = 20, चलो 20 चला गया, रिमाइंडर इज 5, यहाँ से 3 आ गया, 10 × 5 = 50, यहाँ से 50 चला गया, आंसर इज 3। तो क्वोशंट क्या मिल गया आपको? 25। रिमाइंडर क्या मिल गया? 3। समझ में आ रहा है? अब ये 3 आपको सेपरेट करके मिल गया। 3 सेपरेट होने के बाद आपको पूरे 253 इस नंबर की जरूरत है क्या? नहीं। अब हम कौन सा नंबर यूज करेंगे? 25। अब मैं क्या करूंगी? इस 25 को 10 से डिवाइड करूंगी। अगेन 10 × 2 = 20, 25 - 20 आंसर इज 5। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वोशंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमाइंडर। करेक्ट है? तो यहाँ पे 3 सेपरेट हुआ, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, सारे नंबर सेपरेट करके मिल गए। अगर आपको इस 2 को भी एज अ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जैसे कि 3 एज अ रिमाइंडर मिला, 5 एज अ रिमाइंडर मिला, करेक्ट? तो अगर ये 2 क्वोशंट रह जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 डिवाइड बाय 10। अब ऑब्वियसली 2 10 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो 10 0 0, तो 2 - 0 आंसर इज 2। तो अगेन आपको यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे थर्ड डिजिट सेपरेट करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक डिजिट मिला दैट इज 3, दूसरा डिजिट दैट इज 5 और तीसरा डिजिट दैट इज 2। इस तरीके से तीनों डिजिट मिल गए। इस फर्स्ट डिजिट को हम कहेंगे R1, इसे कहेंगे R2, इसे कहेंगे R3। सम ऑफ डिजिट, सो सम ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। सम ऑफ डिजिट, ये जो कोड था, ये जो क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है?
ये कैलकुलेशन डिवाइड बाय 10, कोशेंट और रिमाइंडर के तौर पे हमें अपने नंबर के हर एक डिजिट को हम सेपरेट कर सकते। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर मैं फिर से 253 डिवाइड बाय 10 लिखती तो मुझे फिर से 3 रिमाइंडर मिलता। मुझे अब क्या चाहिए था? 5। इसलिए नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया? 25 को डिवाइड किया। 25 कहाँ से मिला? कोशेंट से। ये समझ में आ रहा है? थर्ड टाइम मैंने 2 को डिवाइड किया। 2 कहाँ से मिला? अगेन कोशेंट से। ओके, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर के तौर पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपका सिंगल डिजिट रहेगा। नेक्स्ट सिंगल डिजिट फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द फ्लोर डिवीजन, दैट इज कोशेंट। फिर कोशेंट फाइंड आउट करके हमें पता चलेगा नेक्स्ट नंबर कौन सा है। नेक्स्ट नंबर पे हमें क्या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर। ये लिंक क्लियर है क्या एवरीवन? कोड लिखो इसके लिए, ट्राई करें स्टेप बाय स्टेप कोड लिखना। काय फ्रायडे नाईट म्हणून इच्छा नाहीये का तुमची लेक्चर करण्याची? असं काही आहे का? वीकेंड फीवर वगैरे? आयटी मध्ये जाण्याआधीच असल्या काही सवयी लावू नका. माहितीये का ही टर्म? वीकेंड फीवर. फ्रायडेला काम करण्याची इच्छा नाही होत कारण सॅटर्डे संडे सुट्टी असते. तसं आम्हाला लेक्चर करण्याची इच्छा नाही होत. असं काही आहे का? नाही ना? मग थोडस जागे व्हा बरं झोपेतून. आणि आता मला जागं होऊन सांगा, तुम्हाला नक्की समजलंय का सम ऑफ डिजिटची कन्सेप्ट? हा, मला चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय हवाय, मला थम्सअप नकोय. सम ऑफ डिजिट ही कन्सेप्ट समजलीये का? सायली, सोहेल, सायली नाव घेतल्याशिवाय रिप्लाय नाही द्यायचा, असं नाही करायचं. ठीक आहे? चलो, सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक नंबर होना जरूरी है। तो पहले तो मैंने एक नंबर ले लिया, 253 इज माय नंबर। मुझे इसमें से हर एक डिजिट को सेपरेट करना है। फिर मुझे पता चला 10 ये ऐसा नंबर है, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो भी लास्ट डिजिट है वो आपको एज अ रिमाइंडर मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली जो भी प्रीवियस नंबर्स है वो आपको एज अ क्वोशंट मिल सकते हैं। ठीक है? दैट्स वाई हमने फ्लोर डिवीजन, दैट इज द ऑपरेटर वी यूज टू फाइंड आउट क्वोशंट, एंड द मॉड दैट इज वी यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ये दो ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या मिलने वाला है? फर्स्ट रिमाइंडर। सो रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। नंबर मॉड 10 करते ही मुझे क्या मिलने वाला है? रिमाइंडर। तो 253 का रिमाइंडर क्या रहेगा? 3। जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, हार्ड कोडेड नंबर लो पहले तो। मेमोरी डायग्राम के साथ ही आप कमेंट्स में भी एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख सकते हो, तो आपको वन बाय वन स्टेप्स एग्जैक्टली क्या एग्जीक्यूट हो रही है ये समझ में आएगा। ठीक है? फर्स्ट रिमाइंडर मिल गया। देन मुझे मिलने वाला है अब फर्स्ट क्वोशंट। तो फर्स्ट क्वोशंट कैसे मिलेगा? ओरिजिनल नंबर को
डिवाइड बाय 10 करके। ये जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको हमेशा कंप्लीट इंटीजर वैल्यू एज आउटपुट देगा। कभी भी आपको फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज फ्लोर डिवीजन से नहीं मिलेगी। अगर आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज चाहिए तो आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना होगा? सिंगल डिवीजन, दैट इज ट्रू डिवीजन। ठीक है, अब नंबर डिवाइड बाय 10 आंसर क्या रहेगा एवरीवन? मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन यूज कर रही हूँ, तो व्हाट विल बी द आंसर? तुम्ही रिप्लाय दिल्याशिवाय मी पुढेच जाणार नाही इथून पुढे. ठीक है, 25. परफेक्ट. अब मुझे मिलेगा सेकेंड रिमाइंडर. सेकेंड रिमाइंडर इज नथिंग बट दी सेकेंड सेपरेटेड डिजिट. सेकेंड सेपरेटेड डिजिट, पहले तो 3 मिल गया, अब मुझे 5 चाहिए. हमें पता है 10 से डिवाइड करने के बाद यूनिट प्लेस की वैल्यू हमेशा सेपरेट करके मिलती है. तो 5 यूनिट प्लेस पे कहाँ पे है? इस 25. 25 कौन से वेरिएबल में स्टोर है? 25 ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर है? परफेक्ट, कोशंट 1. तो अगर आपको 5 सेपरेट करके चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? कोशंट 1 मॉड 10. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? परफेक्ट, 5 मिल गया. अगर कोशंट 1 को डिवाइड करके आपको 5 मिला है तो ऑब्वियसली सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए हमें कोशंट 1 को ही डिवाइड करना हो एंड वी विल गेट द आंसर. सॉरी, और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 2. परफेक्ट. अब यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 था, रिमाइंडर 1 की हेल्प से मुझे एक डिजिट सेपरेट करके मिला. रिमाइंडर 2 की हेल्प से सेकेंड डिजिट सेपरेट करके मिला. सिमिलरली यूजिंग रिमाइंडर 3 वी विल गेट द थर्ड डिजिट. मुझे थर्ड डिजिट ऑलरेडी मिल चुका है क्या? तो यस. लेकिन फर्स्ट 2 डिजिट अगर मुझे रिमाइंडर की हेल्प से मिल रहे हैं तो थर्ड डिजिट भी रिमाइंडर की हेल्प से ही चाहिए. ऐसा अगर मैं कहती हूँ तो ऑब्वियसली वी कैन गेट दैट. तो पहले तो आपको देखना है लास्ट क्वोशंट वो क्या है? 2. कौन से वेरिएबल में है? क्वोशंट 2. So we are simply going to write quotient 2 mod 10. As we know quotient 2 mod 10 अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? 2. रिमाइंडर है ना सिद्धांत, तो आंसर विल बी 2. और क्वोशंट क्या मिलेगा? तो क्वोशंट 2 फ्लोर डिवीजन 10, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0. ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? तो सिंपली आपका जो नंबर था वो 3 डिजिट था, तो आपने यहाँ पे ये 2 लाइंस का कोड 3 टाइम्स रिपीट किया और आपको रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 की हेल्प से तीनों डिजिट सेपरेट करके मिल गए और आपने सम ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस रिमाइंडर 3 करके जो सम ऑफ डिजिट है वो आंसर आपको मिल गया. सिंपली वी हैव टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ डैश नंबर इज इक्वल्स टू जो भी सम ऑफ डिजिट का आंसर है वो आंसर. एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, sum of digit of 253 is equals to 10. क्लियर है? चलो ये कोड अभी नोट करना है और तुरंत 5 डिजिट नंबर के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करना है. 5 अभी मैंने 3 डिजिट नंबर लिया था, आपको 5 डिजिट नंबर के लिए सम ऑफ डिजिट का कोड लिखना है अभी के अभी, ये कंप्लीट होने के बाद. पहले ये कंप्लीट करो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो. ठीक है,
यस, ये कोड नोट करके हो गया एवरीवन? मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है सबको? जो भी चल रहा है वो समझ में आ रहा है एवरीवन? स्पीड ओके है अपना टीचिंग का? बहुत स्लो हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है? क्या रिपीट करना है साइली? ये सम ऑफ डिजिट का क्वेश्चन? यही ना? ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, बाकी सब मैंने आपको अपनी अटेंडेंस शीट की लिंक शेयर की है। प्लीज ये फॉर्म फिल करो सिद्धांत। बाकी सब के मेल आईडीज मेरे पास है। आज आपने फर्स्ट टाइम अगर ज्वाइन किया है तो ये फॉर्म फिल करो। तो आपका मेल आईडी मुझे मिल जाएगा। जो भी नोट्स है अपने डेली, वो मैं ड्राइव पे अपलोड करती हूँ, तो वो ड्राइव की लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है? यस। अब हमें सम ऑफ डिजिट करना था। तो सम ऑफ डिजिट के लिए मुझे अपने नंबर के हर एक डिजिट को सेपरेट करना था। ठीक है साइली? तो 10 ये अकेला ऐसा नंबर है, 10 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, तो जो भी लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट आपको सेपरेट करके मिल जाता है एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर के तौर पे। फिर लास्ट में 0 है तो 0 मिलेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। सिंपली 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और जो भी नंबर आपके यूनिट प्लेस पे है, वो नंबर एज अ रिमाइंडर आपको मिल जाता है। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए अपने पास ऑलरेडी एक ऑपरेटर है, दैट इज मॉड ऑपरेटर। फाइन। तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया? नंबर मॉड 10। तो नंबर वेरिएबल की वैल्यू थी 253। 253 को मैं अगर 10 से डिवाइड करती हूँ, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो रहेगा 3। और मॉड ऑपरेटर का काम है अपने नंबर को 10 से डिवाइड करना और जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर देना। तो इस तरीके से एज अ रिमाइंडर 1 मुझे फर्स्ट डिजिट दैट इज 3 वो सेपरेट करके मिल गया। नेक्स्ट टाइम मुझे 5 सेपरेट करके चाहिए था, लेकिन उसके लिए ये 5 यूनिट प्लेस पे होना जरूरी था। उसे यूनिट प्लेस पे लाने के लिए मैंने अपने नंबर का कोशेंट देखा। तो अगर आप नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो उसका कोशेंट रहेगा 25। अब 25 कोशेंट है तो मुझे यूनिट प्लेस पे 5 मिल गया। सिंपली मैं कोशेंट 1 को मतलब 25 को अगर 10 से डिवाइड करती हूँ, तो रिमाइंडर विल बी 5। ठीक है? तो इस तरीके से मुझे 5 भी सेपरेट करके मिल गया, जो मैंने रिमाइंडर 2 की हेल्प से स्टोर किया। देन कोशेंट 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, तो कोशेंट विल बी 2। मतलब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट विल बी 2। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मुझे 3, 5 और 2 ये तीनों नंबर सेपरेट करके मिल गए थे। तो मैं यहीं पे क्या लिखती? 3 स्टोर है रिमाइंडर 1 में, 5 स्टोर है रिमाइंडर 2 में, और 2 स्टोर है कोशेंट 2 में। तो रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस कोशेंट 2। बस ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो गया। पहले 2 डिजिट मुझे मिले थे रिमाइंडर की हेल्प से, और थर्ड डिजिट कोशेंट की हेल्प से। ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है, इसलिए मैंने इस 2 को भी रिमाइंडर की हेल्प से फाइंड आउट करने का तय कर लिया। तो मैंने लिखा कोशेंट 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज मॉड 10। तो अगर आप 2 नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 10।
तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये वाली केस 10 into 0, तो 10 into 0 0, 2 minus 0 आंसर विल बी 2, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 2। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वोशंट 2 mod 10, तो रिमाइंडर मिल गया 2, और क्वोशंट 2 को मैं डिवाइड बाय 10 करती हूँ तो क्वोशंट विल बी 0, रिमाइंडर 2 है, क्वोशंट 0 है। ठीक है, अब आपको जो सेपरेटेड डिजिट्स चाहिए थे 2, 5 एंड 3, वो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 इन तीन वेरिएबल्स में है, उनकी एडिशन करो तो आपको सम ऑफ डिजिट मिल जाएगा। ओके, ओके। अब आपको ये सम ऑफ डिजिट का कोड, मैंने अभी 3 डिजिट के लिए तो कर लिया, आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट अप टू 7 डिजिट के लिए ये करना है। ठीक है, यस। एनीवन, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या टास्क है वो क्लियर है? अब सैटरडे संडे छुट्टी है तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट है, सेकंड असाइनमेंट आज ग्रुप पे आ जाएगी। सेकंड असाइनमेंट में भी जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक ऑपरेटर के बेस पे है, तो सेकंड असाइनमेंट सबको सॉल्व करनी है। 2 दिन का टाइम है आपके पास, चलेगा? सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे ही बेस्ड है। और जो भी डाउट्स है, अगर कुछ डाउट से कहीं पे स्टक होते हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, या फिर मंडे मंडे के दिन जब अपना सेशन रहेगा तो मंडे को पूछ लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलो फिर, shall we stop for now, everyone? Oh, चलो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।